हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने 1-2 दिन पहले अपलोड किया था एंड ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लीज उसको भी वॉच कर लेना। अब आज पार्ट 2 में अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड ये सब चीजें कवर अप करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट और मुश्किल कंसेप्ट्स होते हैं ये, जो समझ में नहीं आते हैं इजीली सबको। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया था आपको पहले भी उस पिछली वीडियो में कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना और ट्रांसलेशन होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमने डीएनए पॉलीमरेज की पिछले वीडियो में बात करी थी कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करता है। सेम फंक्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज का, सेम टू सेम फंक्शन होता है। बट फर्क क्या होता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए बनाता है, डीएनए का स्ट्रैंड बना रहा होता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा होता है। काम दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। अब इस जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है पहला वाला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन एंड लास्ट में टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे शुरू हुआ, इलोंगेशन वो बीच में खुलेगा, वो मैं पूरा बताऊंगी कैसे बीच वाला स्टेप इलोंगेशन का क्या होता है। फिर लास्ट में टर्मिनेशन मतलब कि खत्म होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम इनिशिएशन की बात करें, इनिशिएशन में क्या होता है, अभी पहले मेरी सारी बातें सुन लेना। मुझे पता आपको बात अच्छे से मेरी समझ में नहीं आएगी, जो मैं अभी समझाऊंगी आपको, जो मैंने लिखा है वो आपको समझाऊंगी। आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने ये सब बातें क्या कही हैं। तो अभी सिर्फ आप ध्यान देना कि मैं बोल कौन से वर्ड्स रही हूँ, उन पे ध्यान देना, फिर डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी। इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत। ट्रांसक्रिप्शन शुरू कैसे हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना एंजाइम, सबसे पहले प्रोमोटर रीजन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, नहीं पता तो देख लो जाके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ाई थी, उसमें प्रोमोटर रीजन क्या होता है। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोमोटर के साथ आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आया। ठीक है, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली एसोसिएट्स विद इस इनिशिएशन फैक्टर। ये जो इनिशिएशन फैक्टर है उसके साथ ट्रांजिएंटली एसोसिएट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांजिएंटली एसोसिएट क्या होता है वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। ठीक है, तो इनिशिएशन में क्या हुआ, सबसे पहले प्रोमोटर रीजन था, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया। ठीक है, और उसके साथ बाइंड कर गया, और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांजिएंटली एसोसिएट कर जाएगा इनिशिएशन फैक्टर के साथ। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इलोंगेशन का। इलोंगेशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स कॉजेज द इलोंगेशन। देखो, इलोंगेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि कोई चीज को इलोंगेट करना है ना। अगर एक चीज इतनी है उसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, वो इलोंगेट हो गई है ना। तो अब क्या होता है इलोंगेशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो जो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें से आरएनए बनेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है उसको वो ओपन करेगा। हेलिक्स मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उसको ओपन करता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ओपन करेगा हेलिक्स को, जिसकी वजह से इलोंगेशन हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसवर्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड, बताया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स थे, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड था और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था। एक टेम्पलेट था, एक कोडिंग स्ट्रैंड था, आपको मैंने बताई थी बात। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सबसे पहले डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है उनको ओपन करेगा। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को ऐसे ओपन कर दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसमें उसके ऊपर जो बेसिस लगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए का स्ट्रैंड करेगा उसमें लगा देगा, ताकि एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन सके। ठीक है, तो वो सीक्वेंस रीड करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को, नया अपना स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा। क्रिएट द आरएनए कॉपी ड्यूरिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ये मैंने आपको समझाया कि जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा तो आरएनए बनाएगा वो, है ना।
ठीक है। इलोंगेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रूफ रीडिंग टू रिप्लेस इनकरेक्ट मैच्ड बेसिस। आपको मैंने बताया था कि 1 बिलियन में एक एरर ही आता है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, बेसिस इधर उधर गलत लग जाते हैं। तो डीएनए जब बना रहे थे तो डीएनए पॉलीमरेज का इस चीज का ख्याल रख रहा था कि अगर कोई बेस गलत अटैच हो गया तो उसको प्रूफ रीडिंग करके ठीक करा जाए। अगर आरएनए बना रहे तो आरएनए पॉलीमरेज इस चीज का ख्याल रखेगा कि अगर कोई गलत बेस पेयर अटैच हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करना है ना, उसको ठीक करना है। तो ठीक कैसे करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि सारे बेस पेयर्स सही से अटैच है कि नहीं है। तो ये बात है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज जो है इसने आके ओपनिंग कर दी हेलिक्स की, ठीक है। उसके बाद उसने दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस रीड किया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगा के दूसरा स्ट्रैंड बना दिया। उसके बाद आरएनए का मतलब वो बना दिया। उसके बाद इलॉन्गेशन जो है इसमें प्रूफ रीडिंग भी हो रही है ताकि कोई गलत बेस पेयर अटैच ना हो। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसलेंटली एसोसिएट्स विद द रो फैक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनेशन फैक्टर। अभी ये भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ट्रांजिएंटली एसोसिएट विद द रो फैक्टर मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ट्रांजिएंटली एसोसिएट कर रहा है विद द रो फैक्टर। अभी इतनी बात रखो, याद रखो, और मतलब इसका मतलब होता है टर्मिनेशन फैक्टर। नेक्स्ट, रो फैक्टर डिस्टेबलाइजेस द इंटरैक्शन बिटवीन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। इसका क्या मतलब है, देखो अब न्यूली फॉर्म्ड हमारा जो आरएनए है वो बन चुका है, ठीक है, हमारा आरएनए बन चुका है। अब देखो ये जो रो फैक्टर है, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नया हमारा आरएनए बना है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन है जिसको जो ये रो फैक्टर है उसको वो डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब कि उस इंटरेक्शन को वो हटा रहा है। अब मेरे को बताओ, अगर कोई चीज ऐसे करके इंटरेक्शन में, ये दो चीजें इंटरेक्शन में, अगर मैं इनको मतलब रो फैक्टर आया और इनको डिस्टेबलाइज करके चला गया तो क्या होने वाला है, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो गिर जाएगा, है ना। जब इनके बीच में इंटरेक्शन ही खत्म हो गया तो वो गिर जाएगा, है ना। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी डिसोसिएट कर जाएगा और हमारा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, मुझे पता मुश्किल टॉपिक है ये थोड़ा, तो एक बार में नहीं आता समझ, अब मैं डायग्राम से भी बताऊंगी। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। इनिशिएशन में क्या हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले प्रमोटर रीजन पे आ रहा था, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे, उसके बाद बाइंड कर रहा था। फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांजिएंटली एसोसिएट्स विद द सिग्मा फैक्टर जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं, ओके। उसके बाद इलॉन्गेशन में क्या हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने हेलिक्स जो है उसको ओपन कर दिया जिसकी वजह से इलॉन्गेशन हो गई। फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसका सीक्वेंस उसने पढ़ा और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगा के दूसरा एक न्यू स्ट्रैंड बनानी और साथ साथ उसकी प्रूफ रीडिंग भी वो करता रहा। टर्मिनेशन में क्या हुआ, टर्मिनेशन में जो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन था, अच्छा हाँ, पहले आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांजिएंटली एसोसिएट करेगा विद द रो फैक्टर विच इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन फैक्टर। फिर जो अब रो फैक्टर है इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको डिस्टेबलाइज करेगा ताकि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है वो नीचे गिर जाएगा और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो भी डिसोसिएट कर जाएगा और हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू 1 मिनट में समझा दूंगी कि मैंने अभी तक क्या बोला। ये देखो, इनिशिएशन में क्या हो रहा था, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर रहा था, ये देखो कर रहा है ना, ये देखो 1 मिनट, ये देखो ये प्रमोटर रीजन है और ये आरएनए पॉलीमरेज है, आके बाइंड किया ट्रांजिएंटली ये सिग्मा फैक्टर के साथ, यही मैंने बताया। देखो ये सिग्मा फैक्टर है और ये आरएनए पॉलीमरेज है, ध्यान से देखो, है डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिएंटली एसोसिएट का मतलब आप समझ गए होगे कि मेरा मतलब क्या था, आपस में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हुआ हमारा इनिशिएशन का कि इनिशिएशन में प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने ट्रांजिएंटली एसोसिएट कर दिया सिग्मा फैक्टर को। नेक्स्ट इलॉन्गेशन आया, आरएनए पॉलीमरेज ने स्ट्रैंड जो है ये दोनों स्ट्रैंड्स की ओपनिंग कर दी, हेलिक्स जो है इसका डीएनए का उसको ओपन कर दिया, यही दिख रहा है। और ये प्रूफ रीडिंग वगैरह करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड से देख के आरएनए को बना देगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, है ना, यही सब दिख रहा है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हुआ था, लास्ट में आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर आके ट्रांजिएंटली डिसोसिएट, मतलब कि बिल्कुल दोनों अटैच हो जाएंगे,
यही हुआ था। और जो इनका इंटरेक्शन है दोनों का इस डायग्राम में तो नहीं एक्सप्लेन है, बट मैंने आपको समझा दिया था कि खत्म कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, की मतलब ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन है ये खत्म हो जाएगा ताकि दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसडेंटली डिसोसिएट आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैंने आपको क्या चीजें बताई थी। अब अब हमने अभी तक तो ये बात की कि मतलब डीएनए से आरएनए बन चुका है, बन गया। अब हम बात करेंगे आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। अब इसको हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं, बट ट्रांसलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले जेनेटिक कोड पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड क्या होता है। नहीं तो ट्रांसलेशन का तो छोटा सा प्रोसेस होता है, मेन उसमें जेनेटिक कोड ही होता है, वही समझ आएगा, तभी आपको ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आरएनए से प्रोटीन बनाना है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है ना। और आरएनए जो होता है वो बेसिस से बना होता है। तो अब हमें बेसिस से अमाइनो एसिड्स, डीएनए से आरएनए में क्या हो रहा था, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स थे, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड से दोनों ही, तो आराम से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, अपने आप बन जाता है ना, डीएनए से आरएनए। लेकिन अब पंगा ये आया यहाँ पर कि आरएनए से प्रोटीन बनाना दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं। एक है बेस, एक है अमाइनो एसिड। अब क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गई। अब कैसे बनेगा प्रोटीन, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए अब इसको समझने के लिए कैसे कैसे होता है, हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। देखो, जेनेटिक कोड में क्या होता है ना, सेट ऑफ डीएनए और आरएनए सीक्वेंस दैट डिटरमाइन द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देखो क्या होता है, 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल उसकी जगह। ओके, ठीक है, अब 4 बेसेस होते हैं और हमारे पास, हमें 20 अमाइनो एसिड्स पता है। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि 20 अमाइनो एसिड्स है और 4 बेसेस है। तो ये जो है आपस में ऐसा क्या करेंगे कि ये प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो क्या होता है ना, देखो मैंने यहाँ यही लिखा है कि जो बेस है वो 4 है, अमाइनो एसिड जो है वो 20 है। तो इन्हें हम आपस में ना करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। मैं उसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल लेके आई हूँ। जेनेटिक कोड को समझने के लिए आपको पहले एग्जांपल समझ में आएगा। ऐसा ही सिमिलर चीज से जो आपको मैं एग्जांपल बताऊंगी, वही सिमिलर चीज हम जेनेटिक कोड में अप्लाई करेंगे। देखो, अब एक बंदा है, एक सीक्रेट एजेंट के लिए वो निकला है, उसका नाम है जॉन। कहानी बना रही हूं मैं, ठीक है। उसका नाम है जॉन। क्या है स्पेलिंग? JOHN। ठीक है, अब एक मतलब वो गलत आदमी है। ठीक है, तो पुलिस उसके पीछे पड़ी है। ठीक है, तो अब और जो जॉन का फ्रेंड है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी उसे जॉन से बात करनी होती है, ठीक है, तो वो जॉन ना बोल के, नहीं तो होता है ना कि पुलिस जो है वो फोन ट्रेस कर लेती है, तो ऐसे कुछ है ना, तो जॉन वर्ड सुनेगी तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब कहानी है ये सब। तो जॉन की जगह उसने सोचा, उसने कहा जॉन को कि मैं तुम्हें जॉन नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाऊंगा। तो उसने सोचा मैं किस नाम से बुलाऊं कि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो उसने कहा कि उसने ये एक माइंड में ये चीज करी कि अल्फाबेट्स एक जगह लिख लिया उसने, ABCD पूरी लिख ली Z तक। एक जगह उसने 1 से 0 तक नंबर लिख लिए। ठीक है, अब उसने ये कंसिडर किया कि ABC को उसने एक कोड दे दिया 1, ये 1 कोड है। ठीक है, DE को उसने सेकंड नंबर दे दिया, और FGH उसको 3 नंबर दे दिया, IJ को 4 नंबर दे दिया, KLM को 5 नंबर दे दिया, NO को 6 नंबर दे दिया, PQR को 7 नंबर दे दिया, ST को 8 नंबर दे दिया, UVWXY 9 नंबर दे दिया, और Z को 0 नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या किया उसने, जैसे उसने ये नंबरिंग की उस हिसाब से, जैसे J है, J 4 नंबर पे आ रहा है तो 4 लिख दिया। O जो है वो उस पे आ रहा है 6 नंबर पे आ रहा है तो 6 लिख दिया। ऐसे ही H जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है, और N जो है वो 6 नंबर पे आ रहा है। तो उसने बोला मैं जॉन की जगह उसको 4636 बुलाऊंगा ताकि पुलिस को भी कोई शक नहीं होगा। ठीक है, तो उसने ये माइंडसेट यूज किया। तो कहानी का मतलब ये था कि जो बेसिस होते हैं और जो अमाइनो एसिड होते हैं, इनको भी हम आपस में ऐसे ही कोड करेंगे।
ठीक है, 20 अमाइनो एसिड है, उसको 4 बेस में कैसे आएंगे, मतलब कि हर एक अमाइनो एसिड एक बेस पे ले नहीं जाएगा, एक बेस कई सारे अमाइनो एसिड्स के साथ कोड करेगा। ठीक है, मुझे पता है अभी तक मेरी बात इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी, अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या कैसे कैसे सब कुछ होता है। अब हम बात करते हैं कि कोडॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था कोडॉन के बारे में सबसे पहले। तो जो जॉर्ज गमाओ थे, उन्होंने, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोडॉन के बारे में हमें बताया था, और उन्होंने बताया था कि जो कोडॉन है वो 3 बेसिस का बना होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है कि जो एक कोडॉन जो होता है वो 3 बेसिस का बना होता है। ठीक है, अब so he was the first scientist to propose codon could be made up of 3 nucleotides. Codon is a group of bases that would represent one amino acid. एक कोडॉन 3 बेसिस का बना होता है और एक कोडॉन इज इक्वल्स टू 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब ये कैसे पता लगा कि एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को करेगा? अब इसके पीछे भी कहानी है, कुछ अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन ये है कि इन्होंने सोचा कि एक कोडॉन जो है वो एक बेस से बना है, हालांकि अभी पता है ना कि वो 3 बेस से बना हुआ है, लेकिन उस टाइम था कि एक अजम्पशन चल रही थी कि एक कोडॉन अगर एक बेस से बनेगा तो क्या होगा। तो अगर एक कोडॉन एक बेस से बनेगा तो 4 बेस है, तो 4 ही कोडॉन बनेंगे, और हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो फिर ये कैसे उनके साथ ज्वाइन करेंगे? तो उसकी बेसिस पे ये असम्पशन तो फेल हो गई। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट असम्पशन आई कि एक कोडॉन जो होता है वो 2 बेसिस से बना होता है। ठीक है, एक कोडॉन 2 बेसिस से बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए जी टी सी ए टी जी सी ऐसे ऐसे करके अगर हम बहुत सारे देखें तो हमारे पास 16, अगर हम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ना कि मतलब ए जी टी सी ए टी ऐसे ऐसे करके, तो हम ये चीज देखेंगे कि अगर हम एक कोडॉन में 2 बेसिस भी अगर रखें तो फिर भी हमारे पास 16 कोडॉन्स बन रहे हैं, 20 कोडॉन्स नहीं बन रहे हैं। मिनिमम 20 तो चाहिए ही ना, तभी तो 20 अमाइनो एसिड्स के साथ वो कोड करेंगे। ठीक है, अब थर्ड है, तो सेकंड असम्पशन तो जो है वो इसलिए फेल हो गई। अब थर्ड असम्पशन थी कि एक कोडॉन जो है वो 3 बेसिस से बना होगा, जो कि बिल्कुल 100% सही थी। क्यों? देखो, एक कोडॉन अगर 3 बेसिस से बना होगा तो वो हमें टोटल में आपस में जितने भी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो हमारे पास 64 कोडॉन्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, 64 कोडॉन्स बनेंगे। पहली अजम्पशन इसलिए गलत थी क्योंकि एक बेस से तो 4 कोडॉन बन रहे थे जो कि सफिशिएंट नहीं थे। दूसरी अजम्पशन जो है वो इसलिए गलत हो गई थी क्योंकि एक कोडॉन 2 बेस के साथ करेगा तो 16 कोडॉन्स ही बनाएगा, 20 अमाइनो एसिड से नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, थर्ड अजम्पशन इसलिए सही थी, 64 कोडॉन्स बनकर हमें सिर्फ, हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है। इसका क्या मतलब है कि कोडॉन ज्यादा हो गए, मतलब कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है ना। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 64 कोडॉन्स इज इक्वल्स टू 20 अमाइनो एसिड, बिकॉज 1 कोडॉन इज इक्वल्स टू 1 अमाइनो एसिड, इसलिए 64 कोडॉन इज इक्वल्स टू 20 अमाइनो एसिड्स। अब हमने जितनी भी बातें की हैं कोडॉन की, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या बताया मैंने अब तक कोडॉन के बारे में, कि वो 3 बेसिस से बनता है ना। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को करता है, कोड करता है, और वो हर एक कोडॉन जो है 3 बेसिस का बना होता है। ठीक है, कोडॉन को हम कोड वर्ड या फिर ट्रिपलेट कोडॉन भी बोलते हैं। एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। फॉर एग्जाम्पल ACG एक कोडॉन है जो कि एक अमाइनो एसिड है थ्रियोनिन, उसके लिए कोड कर रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब मैं बोलूं एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, बट कोडॉन 64 है और अमाइनो एसिड 20 है, तो क्या होगा? अब 20 अमाइनो एसिड और 64 कोडॉन, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए इस केस में? मतलब कि एक अमाइनो एसिड जो है इट कैन बी कोडेड बाय द मल्टीपल कोडॉन्स। वो पहले वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट एक अमाइनो एसिड जो है इट कैन कोड फॉर द मल्टीपल अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल जो थ्रियोनिन है वो ACG से तो कर ही रहा था, बट वो ACA, ACG, ACC 3 कोडॉन से वो कोड होता है।
ठीक है, अभी मैं आपको पूरा एक रील दिखाऊंगी जिसमें आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी बहुत कंफ्यूजन होगी बट आप जुड़े रहो, मैं आपको सब समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आप जो कोडॉन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नॉन सेंस कोडॉन्स होते हैं और सेंस कोडॉन्स होते हैं। 64 कोडॉन्स थे जिसमें से 61 जो कोडॉन्स होते हैं वो सेंस कोडॉन्स होते हैं, मतलब कि वो अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़ते हैं और जुड़ के वो प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो भी अमाइनो एसिड्स का ही बना है ना। नॉनसेंस कोडॉन्स क्या थे कि 64 में से 3 कोडॉन्स जो होते हैं UGA, UAG, UAA, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड्स के साथ नहीं जुड़ते, और नहीं जुड़ते तो फिर प्रोटीन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कैसे कोड होता है। ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है ना। देखो अब मैं यहाँ पर क्या लिखा है, ACUG। ठीक है, ये जो यू की जगह टी आ जाएगा तो वो डीएनए के लिए होता है, तो ACUG है। ठीक है, अब ये 4 हमारे पास बेसिस है। आगे फर्दर देखो एस्पैराजिन लिखा है। ठीक है, एस्पैराजिन जो है वो एक अमाइनो एसिड है, जो ये सारे जो ये सारे लिखे हैं ना, ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, एस्पैराजिन की अगर बात करें तो इट कैन बी कोड बाय द मल्टीपल कोडॉन्स, जैसे कि AAU, AAC। थोड़ा जूम करोगे तो आपको पता लगेगा। एस्पैराजिन जो है इट कैन बी कोड बाय द AAU, AAC। लाइसिन जो है इट कैन बी कोडेड बाय द AAA एंड AAG। ठीक है, अब अगर हम स्टॉप कोडॉन की बात करें तो जो स्टॉप कोडॉन भी है ये किससे करेगा, UAG, UAA से कर जाएगा। ये वाला स्टॉप कोडॉन जो है ये करेगा UGA एंड UGG। ठीक है, ओके, ऐसी कोई भी ले लो। अगर टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन में क्या हो रहा है, UAC, UAU। मेरा कहने का मतलब है कि एक अमाइनो एसिड है, इट कैन बी कोड बाय द मल्टीपल कोडॉन्स, जो कि मैंने आपको इस व्हील में समझा दिया कि कैसे होते हैं। तो जितना भी हमने पढ़ा अब तक कोडॉन्स के बारे में रिवाइज करते हैं। देखो कोडॉन जो है ट्रिपलेट कोडॉन होता है, मतलब कि 3 बेस से बना होता है। 61 सेंस कोडॉन्स होते हैं, 3 नॉन सेंस कोडॉन्स होते हैं। एक कोड जो होता है वो एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। 61 सेंस कोडॉन्स, 3 नॉन सेंस, ये दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, एक कोडॉन जो होता है इट कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड, बट 1 अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय द मल्टीपल कोडॉन्स। व्हील से भी मैंने आपको समझा दी, जैसे कि हिस्टीडीन विच इज एन अमाइनो एसिड, इट कैन बी कोडेड बाय द CAU एंड CAC। ठीक है, अब कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन द कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। इसका क्या मतलब है कि अभी वही बात लिखी हुई है, बस इसमें ये लिख दे कि अगर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एक कोडॉन से ज्यादा कोडॉन के साथ कोड कर जाते हैं और उस कोड को कहते हैं कि जो कोड है वो डीजेनरेट हो गया। ठीक है, अब कोड जो है, अब देखो अगर मैंने एग्जांपल ये है UUC, CC, GGG ऐसे करके जो मैंने ये लिखा है कोड, इनको हम ब्रेक ले लेके नहीं बोलते, इनको हम कंटिन्यूअस फैशन, इसमें हम इनको बोलते, ब्रेक ले लेके नहीं बोलते, UUC, CC, GGG ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूनिवर्सल होता है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये अप्लाई होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स में होता है, पूरे वर्ल्ड में यही है कोडॉन कैसे होता है, क्या होता है, यही रूल फॉलो होता है। और ये बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स सबके लिए एप्लीकेबल है, बट कुछ प्रोटोजोन हैं जिनमें ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब AUG जो है इसके अब AUG है एक कोडॉन है, उस वो एक ऐसा कोडॉन है जिसके ड्यूअल फंक्शंस हैं। ये एक इनहिबिटर कोडॉन भी है और ये एक मिथ्योनिन के साथ भी वो कोड करता है। ठीक है, तो उसके ड्यूअल फंक्शंस होते हैं। अगर हम जेनेटिक कोड के कुछ एग्जांपल्स अब देखें तो इसमें मैंने यहाँ पर एक mRNA सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स जो है वो कोड कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप व्हील के थ्रू देख सकते हो, मैंने आपको जैसे आप पहले समझाया। अब आप मुझे बताओ कि इतना तो मैंने आपको बताया कि ये AUG जो है वो मिथ्योनिन के साथ कर रहा है, आपको ये बात पता है। बट अगर मैं कहूं कि एक अमाइनो एसिड है, हमें mRNA सीक्वेंस खुद लिखना है, कोडॉन खुद लिखना है कि उस अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कोडॉन है, तो क्या हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते।
क्योंकि देखो जैसे ये यू जो है, इसमें अब जो ये है, जिस अमाइनो एसिड के लिए ये कोड कर रहा है, कोई भी अमाइनो एसिड होता है ना, वो मल्टीपल कोडॉन्स के साथ कोड करता है। तो ये जो है वो यू सी, ठीक है, तो ये दो कोडॉन्स के साथ कोड कर रहा है। तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। अब अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूटेशंस और जेनेटिक कोड के एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे म्यूटेशंस भी दो तरीके की होती है, पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशंस में होता है कि स्लाइटली सा थोड़ा सा एमआरएनए सीक्वेंस में फर्क आ गया, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है या तो एक, जैसे कि ये यू है तो यू जी अगर मैंने लिख दिया, तो ऐसे एक का या तो इंसर्शन होना या डिलीशन होना, वो मैं आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक सिंगल बेस में एक जो होता है वो पूरा जो एक सिंगल कोडॉन होता है जो कि तीन बेसिस से बना होता है, उसको इफेक्ट कर देता है। कैसे, जैसे कि एक एमआरएनए का सीक्वेंस है, अब यहाँ पर यूएसी मैंने लिखा है, ठीक है, यूएसी लिखा है। सी की जगह देखो, अभी तो मैंने ये लिख दिया कि यूएसी करके सारा ये जो जिससे ज्यादा अमाइनो एसिड के साथ कोड कर रहा था। अगर सी की जगह मैंने जी लगा दिया, फिर सी की जगह जी लगा दिया, तो ये जो है ये एक स्टॉप कोडॉन बन जाएगा, और स्टॉप कोडॉन बनने के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। आगे कुछ भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन खत्म हो गया तो कोई अमाइनो एसिड के साथ कोई भी आगे जाके नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। तो एक बेस के अलग होने से देखो कितना बड़ा फर्क पड़ गया। तो ये होता है पॉइंट म्यूटेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे साइलेंट म्यूटेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन वो होते हैं, अब जैसे एक कोडॉन है यूएसी, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। यूएसी की जगह अगर मैं यू कर दूं, तो अभी तो यूएसी जो है वो टायरोसिन के साथ ही कर रहा है कोड, लेकिन अगर यूएसी की जगह यू लिख दूं तो वो भी टायरोसिन के साथ ही कर रहा होगा। ऐसे केसेस में हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अगर एक बेस चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें तो अभी तक मैंने आपको पॉइंट म्यूटेशन में क्या समझाया, अभी तक मैंने आपको ये बात समझाई कि पॉइंट म्यूटेशन में एक बेस को हम मतलब कि अगर चेंज कर रहे थे तो उसकी वजह से साइलेंट म्यूटेशन हो सकता है या पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक बेस को ऐड करें या डिलीट कर दे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, अगर यू है, अगर हम यू के और जो तीसरा यू है उसके बीच में ए को ले आए, फिर क्या होगा, पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। ए यू जी एज इट इज, फिर यू ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तीसरा यू है, अब वो यहाँ आके यू जी बना देगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सारा कुछ ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, पूरा रीडिंग फ्रेम उसका चेंज हो गया। ऐसे अगर हम किसी बेस को डिलीट कर देंगे तब भी ये होएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको बता रही थी कुछ म्यूटेशंस के बारे में, कैसे उसकी वजह से हमारा जो रीडिंग फ्रेम है अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैसे अलग हो सकती है। हु रीड्स एंड डिसिफर्स द जेनेटिक कोड, मतलब कि हमने अभी तक पढ़ा कि जो कोडॉन और अमाइनो एसिड है वो आपस में जुड़ते हैं, पर वो कैसे जुड़ते हैं, मतलब वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखो, एक हमारे पास टीआरएनए, मैंने आपको पिछली वीडियो में लास्ट में पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक टीआरएनए होता है, एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है। तो जो उसमें जो टीआरएनए था विच इज द ट्रांसफर आरएनए, वो क्या करता है, उसका काम होता है कोडॉन और अमाइनो एसिड को वो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। वो कोडॉन और अमाइनो एसिड को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है पूरे बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो टीआरएनए के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जो टीआरएनए होता है ना, ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स के बना हुआ है 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। आरएनए जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंड होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो तो पता ही है, एंड दे आर द कैरियर्स ऑफ अमाइनो एसिड। और वो ये जो टीआरएनए है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो कोडॉन है और ये जो अमाइनो एसिड है, इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, इसका पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर अभी बताती हूँ। टीआरएनए का क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी क्या बात है आपको बता रही हूँ।
अभी इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब अगर हम टीआरएनए की बात करें तो अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि क्या होता है। पहले हमें ये बिलीव करते थे कि जो टीआरएनए है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, मतलब कि क्लोवर लीफ ऐसी सी दिखती है, मतलब कि अंदर बीच में से ऐसे पतली सी और बाहर से ऐसे मतलब फैली हुई, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर का। तो हमें ऐसा लगता था कि पहले जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो ऐसा दिखता है, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो टीआरएनए का उन्होंने बाद में बताया कि कुछ इन्वर्टेड लूप की तरह दिखता है डायग्रामेटिकली ऐसे, बट एक्चुअल इज दिस जो पिक्चर लगाई है मैंने, ठीक है। तो इन्वर्टेड लूप की तरह दिखता है, ठीक है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं टीआरएनए के अंदर, ठीक है। क्या होता है, एक होता है एंटी कोडॉन लूप, दूसरा होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ये वाला जो रीजन है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला जो रीजन है ना, ये है हमारा एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। ये क्या करता है, अमाइनो एमआरएनए सीक्वेंस ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी। ये एमआरएनए सीक्वेंस आ रहा है, टीआरएनए जो है उसके ऊपर आके जुड़ जाता है। एमआरएनए का अपना कोई उस पे कोडॉन लगा हुआ है, टीआरएनए पे अपने एक एंटी कोडॉन लगा हुआ है। एंटी कोडॉन क्या होता है, जो नीचे एमआरएनए सीक्वेंस है उसके ऊपर मान लो कुछ भी मान लो, जैसे कि यू 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 एक लगा हुआ है, उस पे क्या कहते हैं कोडॉन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टीआरएनए आया, उस पे आके एंटी कोडॉन, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है वो उस पे कोडॉन पे लगे हुए हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है एंटी कोडॉन है, आके उसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ गया, टीआरएनए मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, ठीक है। इसका यही काम होता है, मतलब कि मैंने लिखा हुआ बाइंड विद एमआरएनए सीक्वेंस कैसे होता है, एंटी कोडॉन होते हैं, मतलब कि अगर उसमें यू 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 है तो उसका एंटी कोडॉन होता है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, तो वो ऐसे करके उसके साथ आके जुड़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो होता है ये अमाइनो एसिड्स को बाइंड करता है टीआरएनए के साथ। पूरा पढ़ेंगे कैसे बाइंड करता है। जो नीचे वाला था एंटीकोडॉन जो लूप थी वो एमआरएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड हो रही थी, और जो ऊपर वाला है पोर्शन विच इज द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड वो अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड कर जाता है। अब जैसे कि हम एंटीकोडॉन लूप की बात करें तो उसमें क्या होता है, एंटीकोडॉन लूप में मैंने जैसे कि आपको बताया कि टीआरएनए कंटेन्स बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन होता है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, तो उसके साथ जाके अटैच कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एमआरएनए की सीक्वेंस में AUG है, तो टीआरएनए में क्या है, एंटीकोडॉन कौन से बेसिस लगे, UAC, ठीक है। तो ऐसे जाके वो अटैच कर गया, ठीक है। अब ये होता है कि कैसे कैसे वो अटैच करता है राइबोसोम में। दो, अभी मैं आपको राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊंगी कि राइबोसोम में ये सारी कहानी हो रही होती है, ठीक है। तो अभी के लिए समझो कि ऊपर जो है यहाँ पर आके अमाइनो एसिड जुड़ा है, यहाँ पर इस ऐसे ऐसे सीक्वेंस जो है वो टीआरएनए और एमआरएनए जो है ऐसे आके कंबाइन होते हैं, और जो स्टॉप कोडॉन होता है उसके बाद तो ट्रांसलेशन होती ही नहीं है। अब जो टीआरएनए होता है ना उसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज इट रीड्स द एमआरएनए सीक्वेंस ऑन वन एंड राइट्स द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑन द अदर। क्या करता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, टीआरएनए आया उसको रीड करा, तभी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे उसके साथ अटैच कर गया, मतलब उसने पहले रीड किया सीक्वेंस को और उसके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे उसके साथ जाके अटैच कर गया, ठीक है। तो उसने उसको रीड किया, राइट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑन द अदर, मतलब कि हर एक टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उसके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता ही होता है। अब टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन भी है, टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड पहले से ही होता है, जस्ट वो अपना दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस देखते हैं उसके साथ आके जुड़ जाता है। तो क्या होता है देखो, अपना अब हम हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अपने आप उसके पास कौन से कोडॉन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड कैसे पता लगेगा, तो वो व्हील जाके देख लो जो मैंने आपको बताई थी कि कौन से कोडॉन के लिए कौन सा अमाइनो एसिड है, क्या है, उसमें सब बताया था। आपको नहीं देखा तो देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले एमआरएनए सीक्वेंस को देखेगा, उसके साथ आके जुड़ जाएगा, और ऊपर जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है उसको वो पहले से ही लगा हुआ है, तो मतलब कि वो अटैच्ड होता है। अमाइनो एसिड जो होता है टीआरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच्ड होता है, इसका मतलब ये है, इसलिए हम इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब क्या होता है, टीआरएनए आई जा रहे हैं और जाए भी जा रहे हैं, ठीक है।
क्या होता है, जुड़ मतलब वो आके जुड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि टीआरएनए, हर एक टीआरएनए के पास अपना अपना एक अमाइनो एसिड होता है, तो ये अमाइनो एसिड्स की चेन बन रही है। जैसे एक ये जैसे देखो, एक टीआरएनए आया यूयूसी, दूसरा आया यूयूए, मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, चेन कौन सी बन रही होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो, एक आ रहा है एक जा रहा है टीआरएनए, ठीक है, जुड़ भी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लेकिन जिनके अमाइनो एसिड्स है वो आपस में ऐसे ऐसे करके जुड़ते हैं और वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। अब ट्रांसलेशन में अगर हम बात करें कि जो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है कि प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है अमाइनो एसिड्स का, ताकि पेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बन सके, मतलब कि प्रोटीन्स बन सके। ठीक है, अब इनमें मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, ये एमआरएनए था, ऊपर टीआरएनए आई जा रहा आई जा रहा आई जा रहा, उसके ऊपर अमाइनो एसिड्स है। अब वो जब टीआरएनए जाता है तो अब वो अमाइनो एसिड्स जो है वो ऊपर कैसे जुड़ रहे हैं, अमाइनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, है ना, और अमाइनो एसिड जो है वो टीआरएनए के साथ भी कैसे जुड़ा होता है। तो जो अमाइनो एसिड होता है ना, वो टीआरएनए के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ कैसे जुड़ा होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब जब टीआरएनए जो मॉलिक्यूल है उसको जब वो अटैच होकर जब वो जा रहा है, तो वो जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो बॉन्ड होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई, और ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बातें कि टीआरएनए और अमाइनो एसिड जो आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों एनर्जी होती है, हमें कैसे पता, क्योंकि जब ये बॉन्ड जो होता है जब टूटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, और ये वीक बॉन्ड होता है तभी बहुत आसानी से टूट जाता है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटता है, जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ती है, ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो मैं बता दिया। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, बता दिया, दो अमाइनो एसिड को कैसे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो जोड़ते हैं। ठीक है, एनर्जी फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एटीपी। एनर्जी कहां से आ रही है, एटीपी से आती है, तो हमें पता ही है ना कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी होता है। ठीक है, एनर्जी अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज बाइंड्स एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टीआरएनए। अब एक एंजाइम भी तो यूज होगी, है ना, एक एंजाइम भी तो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी, जिसका नाम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ओके, अब इसमें हाई एनर्जी वीक बॉन्ड बन गया। अब इस प्रोसेस को कि जो मतलब ये जो टीआरएनए और अमाइनो एसिड को कौन जो बॉन्ड कनेक्ट कर रहा है और वो फिर बाद में टूट जाता है और बाद में अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसाइलेशन कहते हैं। ठीक है, टीआरएनए सेड टू बी चार्ज्ड टीआरएनए और एए टीआरएनए तो हमें पता ही है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए टू चार्ज टीआरएनए व्हेन ब्रॉट क्लोजर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज फेवर्ड। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रांसलेशन होता है वो राइबोसोम के अंदर होता है। अगर हम सेल चैप्टर जो है, अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो सेल चैप्टर में हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि एक स्मॉलर राइबोसोम होता है, मतलब दो यूनिट्स होती है ना, एक 60s होती है, एक 40s होती है। यूकेरियोट्स के अंदर एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की। ठीक है, इसके बारे में हमने बेसिक जो है वो हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में। ठीक है, अब जो राइबोसोम होता है ना, वहीं पर ट्रांसलेशन का सारा ये प्रोसेस हो रहा होता है। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कैसे होएगा। राइबोसोम जो इट इज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। A smaller subunit that is 40s in eukaryotes and a larger subunit which is the 80s in eukaryotes, ये राइबोसोम में होते हैं। अब जो इनका क्या काम होता है ट्रांसलेशन में,
जो 40 है सब यूनिट जो छोटी वाली होती है ना, वो mRNA जो सीक्वेंस है उसको कोड मतलब कोड्स जो है उसको रीड करती है, और जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है वो अमाइनो एसिड्स को जोड़ती है आपस में और पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो मतलब वो mRNA सीक्वेंस को रीड करती है, छोटी वाली जो सब यूनिट होती है, और बड़ी वाली सब यूनिट जो होती है वो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। अब ये जो एस मैं बोल रही हूँ इसका मतलब होता है कि स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जैसे कि लेंथ एक लेंथ की क्या होती है, मीटर सेंटीमीटर, ये एक यूनिट है ना। ऐसी स्वेडबर्ग जो है वो एक यूनिट होती है। इट इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अभी तक हम पता है ट्रांसलेशन पढ़ भी चुके हैं, बट मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा ट्रांसलेशन में क्या हुआ, तो मैं एक बार सारे पॉइंट्स जो है वो रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि, और जो एक दो पॉइंट्स ऐड भी हुए वो भी आपको पता लग जाए कि ट्रांसलेशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले एक इनिशिएटर टीआरएनए आता है, वो एक स्टार्ट कोडॉन या एमआरएनए की यूनिट है। इसमें एक स्टॉप कोडॉन भी होता है और इसमें एक स्टार्ट कोडॉन भी होता है, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है वो स्टार्ट कोडॉन जो होता है जहां से ट्रांसलेशन शुरू होगी उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। इनिशिएटर टीआरएनए आया, रिकॉग्नाइज करा स्टार्ट कोडॉन को, ठीक है, जो कि एमआरएनए के ऊपर होता है। अब जो राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बाइंड कर जाता है एमआरएनए के साथ, ठीक है, तभी उसकी सीक्वेंस एमआरएनए की सीक्वेंस जो होती है वो स्मॉलर सब यूनिट पे होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आया, उसने रिकॉग्नाइज किया स्टार्ट कोडॉन को, याद करते जाओ मेरे साथ। फिर राइबोसोम जो है वो उसकी जो छोटी वाली सब यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट, वो बाइंड कर जाती है एमआरएनए के साथ। चार्ज्ड टीआरएनए जो होता है इट बाइंड्स टू द एप्रोप्रिएट कोडॉन सीक्वेंशियली यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैकेनिज्म। बता चुकी हूँ, देखो क्या हो रहा है, एमआरएनए राइबोसोम जो है का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो एमआरएनए के साथ कर रहा था। अब जो टीआरएनए है वो ऊपर से आता है और टीआरएनए क्या करता है, ये देखो मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, जो टीआरएनए है वो आया, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ वो आके जुड़ गया। फिर अमाइनो एसिड्स गेट्स continuously added to the growing polypeptide chain। अमाइनो एसिड्स कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड की पूरी कहानी आपको समझा दी, कैसे कैसे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं, वो ऊपर आके चल रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यूइंग स्टिल अ स्टॉप कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एमआरएनए। अब बात सुनो, एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है पूरे सीक्वेंस में ट्रांसलेशन नहीं होती है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन के बीच में होती है, उसके इधर भी नहीं होती, उसके इधर भी नहीं होती, ठीक है। बस इसके बीच में स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने आ गए हैं कोडॉन, उनके बीच में ट्रांसलेशन होती है। जब एक स्टॉप कोडॉन आ गया नहीं होगी, ट्रांसलेशन खत्म। अब मैंने क्या बताया कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। अब छोटी मोटी बातें जो ट्रांसक्रिप्शन की बची हैं वो ये है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो मैंने आपको ये बताया कि स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में ट्रांसलेशन होती है, उसके आगे इधर भी नहीं होती और इधर भी नहीं होती, ठीक है। अ ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्रैंक बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड द स्टॉप कोडॉन एंड कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, यही बोला, ठीक है। अब ये देखो, जो ट्रांसलेशन नहीं करते वो कोडॉन जो ट्रांसलेशन नहीं करते, बस स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में करते, उसके आगे पीछे नहीं करते हैं, उनको यूटीआर कहते हैं, विच इज द अनट्रांसलेटेड रीजन। नाम से ही हमें पता लग रहा है ये एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं एमआरएनए पे दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, इनको हम यूटीआर कहते हैं, विच आर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स। और जो इसमें स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच में आ रहे होते हैं इनको हम ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट इन एमआरएनए। तो अब आपको इतनी बात आ गई होगी समझ में कि जो बीच वाला रीजन होता है वो ट्रांसलेटेड रीजन होता है और जो उसके आजू बाजू होता है वो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। तो आज की वीडियो ये जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया है इसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, टीआरएनए का पूरा स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन के बारे में कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो वो लास्ट पार्ट होगा अब इस चैप्टर का, जो पार्ट थर्ड आएगा, और तो वो अब मैं एक दो दिन तक कोशिश करूंगी कि वो भी मैं अपलोड कर दूं। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि मेरा पढ़ाया आपको कैसा लगता है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, गाइडेंस वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। ये चैप्टर भी एक स्टूडेंट की डिमांड थी तो मैं तभी लेके आई हूँ।
तो जो आप कमेंट करते हो मुझे अच्छा लगता है कि आपने मुझे बता रहे हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो अगर आपको कोई कमी भी मेरे अंदर लगती है पढ़ाने में या कुछ भी कि मतलब क्या मतलब अच्छा नहीं पढ़ाती है कुछ भी, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं उस पर वर्क करूंगी। ठीक है? और कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब नेक्स्ट पार्ट में पूरी कोशिश करूंगी जल्दी लेके आऊं। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहो, बाय।